हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। तो पहला अध्याय हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में 6 हेडिंग्स में डिवाइडेड है। पहला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तीसरा क्रांतियों का युग, चौथा जर्मन और इटली का निर्माण, पांचवा राष्ट्र की दृश्य कल्पना और छठा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो इन सभी 6 जो हेडिंग्स हैं हमारे, इनसे संबंधित जितने भी अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आज आपके इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जनमत संग्रह का क्या अर्थ है। तो जनमत संग्रह का अर्थ है कि किसी प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जब एक क्षेत्र के सभी लोगों की राय ली जाए तो उसको क्या कहते हैं, जनमत संग्रह। ये स्विट्जरलैंड जैसे देश में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है। तो जब भी वाद शब्द होता है तो इसका मतलब वो कोई सिद्धांत बताता है। तो यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि निरंकुश। यह दमनकारी तथा केंद्रीयकृत शासन होता है, जैसे कि फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे पहले था। हम भारत में भी जो अंग्रेज़ों का जो शासनकाल था उसको हम निरंकुशवाद का उदाहरण कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न, जोल्वेराइन क्या था। तो जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जो 1834 में प्रशा की पहल पर इसको शुरू किया गया, जिससे कि जो विभिन्न जो राज्य थे उनके बीच में जो अवरोध थे व्यापार के उनको समाप्त किया गया। चौथा, निर्जातीय समूह से क्या तात्पर्य है। निर्जातीय समूह एक ऐसा समुदाय होता है जो एक साझा नस्ली या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखता है, यानी कि वो एक समान किसी न किसी, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो एक नस्ल हो, उसमें वो एक समान पृष्ठभूमि रखते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो काउंट कैमिले दे काउर। कुछ किताबों में ये गैरीबाल्डी भी दिया गया है, तो इसके बारे में क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर काउंट कैमिले दे काउर ही करेंगे। छठा प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो ये किसकी संहिता थी, नेपोलियन की। इस संहिता के द्वारा उसने फ्रांस में काफ़ी सुधार इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद सातवां है, यूजीन डेला क्रोए कौन था। तो ये एक फ्रांसीसी कलाकार था, और फ्रांसीसी कलाकार भी जो मैंने आपको बताया था कि रूमानी फ्रांसीसी कलाकार था। इसने जैसे यूनान में जब तुर्कों ने बहुत से उनके लोगों को मार दिया तो उसको इसने चित्रित किया, और महिलाओं और बच्चों का जो दुख था उसको एक शस्त्र बनाने की कोशिश की। आठवां प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो इसका उत्तर है लुई 16वां। नौवां प्रश्न है, कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं। तो कल्पनादर्श एक ऐसी आदर्श होता है जिसका लगभग साकार होना असंभव होता है। कल्पना यानी कि जो हम सोच रहे हैं, आदर्श जो सबसे अच्छी स्थिति को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति पाया जाना संभव नहीं होता। आर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। तो इसने किस में दिया, सोबोर्न विश्वविद्यालय में। इसने कहा कि जो राष्ट्र है वो जरूरी नहीं है कि एक सांझी नस्ल, सांझी जात के ऊपर ही हमेशा बनाया जाए। जो राष्ट्र का निर्माण होता है वो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है, जो निष्ठा और वफादारी, त्याग, इनके ऊपर वो निर्भर करता है। 11वां प्रश्न हमारा है, जर्मेनिया कौन थी। तो ये हमने टॉपिक 5 में किया था कि रूपक राष्ट्र की दृश्य कल्पना, रूपक और राष्ट्रवाद। तो जर्मेनिया एक काल्पनिक महिला की तस्वीर थी जो जर्मन राष्ट्र गणराज्य की रूपक थी। 12वां, मारियान। तो जैसे जर्मन वालों ने अपने गणराज्य को एक नारी के रूप में दर्शाया तो उसको दिया गया नाम जर्मेनिया, ऐसे ही जो फ्रांस के लोगों ने एक महिला के रूप में अपने गणराज्य को दर्शाया तो उसको कहा मारियान।
गैरीबोल्डी कौन था? तो गैरीबोल्डी इटली का एक महान देशभक्त था जिसने इटली के एकीकरण में सराहनीय काम किया। उसके बाद 14वां प्रश्न है, लुइजे ओटो पीटर्स कौन थी? तो जब हम तीसरे टॉपिक में कर रहे थे कि उदारवादियों की क्रांति, तो उस समय हमने कहा था कि जो उदारवादी हैं वो नारी के अधिकारों के ऊपर भी बात कर रहे थे। तो ये एक महिला थी जिसने राजनीतिक क्षेत्र में नारी के हितों की वो पैरवी की और एक नारीवादी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, पंचांग क्या होता है? तो पंचांग एक तिथि पत्र या कैलेंडर होता है। इन तिथि पत्रों और कैलेंडरों का भी जर्मन या फ्रांस में प्रयोग किया गया लोगों में राष्ट्रीय भावना को पैदा करने के लिए। इन पे जो रूपक थे उनका प्रयोग किया जाता था। छठा, एंड्रियाज रेबमान कौन था? तो एंड्रियाज रेबमान एक जर्मन पत्रकार था जो मेंज शहर में रहता था और जो जर्मन जैकोबियन क्लब का सदस्य था। तो इसने भी, जो जर्मन एंड्रियाज है, उसने एक पंचांग, जर्मन पंचांग के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जैसे कि एक किले को मुट्ठी में दिखाया गया कि हमारी स्वतंत्रता हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। उसके बाद 17वां, नेपोलियन की संहिता, या इसको 1804 की नागरिक संहिता भी कहते हैं, कि कौन सी विशेषताएं थे? तो हम यहाँ से एक हमारा लघुतरात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं, ये यहाँ से तैयार हो जाता है। तो पहला, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। जैसे जो पहले राजा होते थे वो सारे जन्म आधार पर ही राजगद्दी को संभालते थे। दूसरा, कानून के सामने सभी बराबर हैं। तीसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना, कि जिसके पास जो संपत्ति है उसको कोई भी गैर कानूनी तरीके से नहीं छीन सकता। चौथा, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन। पूरे देश में जब एक मुद्रा प्रचलित होगी तो इससे वहाँ पर जो व्यापार है वो बढ़ेगा, क्योंकि पहले अलग अलग माप तोल के भी पैमाने थे। पांचवा, प्रशासनिक विभाग का, यहाँ विभाग है, विभाग का सरलीकरण। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका भी सरलीकरण किया गया। तो ये जनों काट देना। उसके बाद 18वां, जैकोबियन दल का संबंध किस देश से था? तो ये किससे था? फ्रांस से। 19वां, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? 3 रंग का। कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में, जिसके बाद यूनान को स्वतंत्रता मिल गई। 21वां, वियना संधि कब हुई? 1815 में। ये संधि जब नेपोलियन वाटरलू की उसमें लड़ाई में हारा तो उसके बाद ये संधि हुई, और इस संधि में जो रूढ़िवादी थे उन्होंने पारंपरिक व्यवस्थाओं को दोबारा से शुरू किया। 22वां, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? तो ये सेंट पॉल चर्च में। ये 1848 की घटना है जिसमें सर्व जर्मन दल की स्थापना की गई, वहाँ पे एक संसद की स्थापना की गई। 23वां, जूसेपे मैत्सनी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जेनेवा में, और ये इटली के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिन्होंने इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? 1832 की कुस्तुतुनिया संधि के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। 25वां, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कही? मैटरनिक ने। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रांस में कोई परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके कारण जो आसपास के राष्ट्र हैं उनमें भी वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 26वां, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति को माना जाता है? तो ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को। नारीवाद का क्या अर्थ है? एक ऐसी विचारधारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी वाद लगेगा तो वो दिखाएगा विचारधारा को। तो एक ऐसी विचारधारा जो स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की पैरवी करती है। तो अगला प्रश्न हमारा है, यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? इस संस्था के क्या उद्देश्य थे? तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना 1832 में जूसेपे मैत्सनी ने की थी, और इसका क्या उद्देश्य था? इटली का एकीकरण और अपना संविधान तैयार करना। तो जूसेपे मैत्सनी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इटली के एकीकरण का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब बुलाया गया? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये बुलाया गया 1815 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने।
ये नेपोलियन की हार के बाद वियना सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जो रूढ़िवादी हैं उन्होंने रूढ़िवादी जो पुरानी संस्थाएं थी उन्हीं को दोबारा से स्थापित करने का काम किया। जैसे फ्रांस में दोबारा से बूर्बो राजवंश को गद्दी पर बिठाया गया। उसके बाद 30वां क्वेश्चन हमारा है कि नेपोलियन वियना कांग्रेस 1815 के कोई 2 उद्देश्य बताओ। तो नेपोलियन की विजयों के कारण अव्यवस्थित यूरोप की दशा को सुधारने तथा स्थायी शांति स्थापित करना पहला उद्देश्य, और दूसरा कि जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण समानता स्वतंत्रता जैसे जो विचार थे वो यूरोप में ना फैलें, उनको फैलने से रोकना, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये रूढ़िवादियों के द्वारा ही इसको बुलाया गया था। और 31वां प्रश्न हमारा है राष्ट्र राज्य क्या है। ये इस बार आया हुआ था आपके पेपर में। राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला देते हैं, यानी कि जब राजनीतिक सत्ता संस्कृति से मिल जाती है, यानी उनमें एक भावनात्मक एकता पैदा हो जाती है, तो उसको कहते हैं राष्ट्र राज्य। अगला हमारा प्रश्न है कि जूसेपे मैत्सनी पर एक नोट लिखें। तो जूसेपे मैत्सनी इटली का क्या था, क्रांतिकारी था, जिसने इटली को एक राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहता था। उसने इससे संबंधित 2 गुप्त संस्थाएं बनाई, यंग इटली तथा यंग यूरोप। 33वां क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ। तो ये कब आरंभ हुआ, 1831 में, और ये समाप्त कब हुआ, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद उसको स्वतंत्रता मिली। 34वां प्रश्न है आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया। तो ये कब शामिल किया गया, 1688 में, और इसी को क्या कहा जाता है, शानदार क्रांति। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई, 1688 में। और 36वां प्रश्न हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न है कि उस प्रमुख मंत्री का नाम बताइए जो जर्मन के एकीकरण का निर्माता था। तो ये था ओटो वॉन बिस्मार्क। इसी ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को भी जन्म दिया था। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो सभी अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो समाप्त होते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा आज समाप्त होता है। इसके बाद कल से हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय उसको हम शुरू करेंगे। इससे संबंधित जो PDF है वो इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।